हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम शशांक आनंद है। मैं एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हूं और लगभग पिछले 2.25 साल से मैं बीएसएफ में ऑन डेपुटेशन हूं और 7 फरवरी 2025 को मैंने बीएसएफ के इस जम्मू फ्रंटियर की कमांड संभाली थी। आप लोग सब जानते होंगे कि बीएसएफ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे शूरवीरों ने इस देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं और बीएसएफ की 1965 से जब इसका जन्म हुआ आज तक की जो पूरी यात्रा रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स आए हैं, चाहे वो 1971 के युद्ध की बात हो जिसमें बांग्लादेश के जन्म में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बहुत ही ऐतिहासिक और सिग्निफिकेंट भूमिका रही है। कारगिल युद्ध में बीएसएफ की एक बहुत सिग्निफिकेंट भूमिका रही है, महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद ऑप पराक्रम में जब फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हुआ था लेकिन युद्ध डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसमें भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बढ़ चढ़ के सीमा की रक्षा कर रही थी। और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप सबने अभी इस छोटे से वीडियो क्लिप में देखा कि किस प्रकार हमने दुश्मन को नुकसान पहुंचाया है। चाहे शांति का समय हो या हॉस्टिलिटी का समय हो, बीएसएफ ने हमेशा ये साबित किया है कि जब तक हमारे बहादुर जवान सीमा पर देश की सरहद पे तैनात हैं तो देश के नागरिक निश्चिंत होके देश के भीतर अपने कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में वो दर्दनाक मैसेकर आतंकवादियों के द्वारा पर्यटकों के ऊपर करा गया, तो उसके बाद से सभी को इस बात की अपेक्षा थी कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी संगठनों के ऊपर भारत के द्वारा स्ट्राइक्स की जाएंगी। तो स्ट्राइक्स वर इमिनेंट और स्ट्राइक्स होते ही ये भी इस बात की भी आशंका थी कि पाकिस्तान के द्वारा रिटेलिएशन भी करा जाएगा। तो 22 अप्रैल के बाद से तुरंत बाद से ही इस जम्मू के संवेदनशील क्षेत्र में, जिसमें बीएसएफ की डिप्लॉयमेंट पुंछ में भी है, राजौरी में भी है, लाइन ऑफ कंट्रोल में हम भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के सीमा की रक्षा वहां पे भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ जम्मू, कठुआ, सांभा के भी क्षेत्र में हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे प्रथम पंक्ति के तौर पे बैठे हुए हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमने तैयारी शुरू कर दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड फायरिंग की जाती है बॉर्डर के ऊपर तो बीएसएफ उसका किस प्रकार मुंह तोड़ जवाब देगी। जब यह घटना घटी 22 अप्रैल को और उसके बाद से हमने बॉर्डर पे जब अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत किया तो यह देखने को आया कि पाकिस्तान रेंजर्स, जो कि हमारे काउंटर पार्ट हैं सीमा के उस पार, उन्होंने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट में आना छोड़ दिया था। उन्होंने सीमा के नजदीक आना, अपनी एक्टिविटीज को सस्पेंड कर दिया था और वो उनकी जो मूवमेंट है वो सारी की सारी उनकी बॉर्डर आउटपोस्ट तक ही सीमित हो गई थी, जो कि सीमा से थोड़ी सी दूरी पे है। लेकिन बीएसएफ की जो डोमिनेशन स्ट्रेटेजी थी वो बहुत एग्रेसिव थी। आप सब जानते हैं कि हमारी सीमा पे सीमा चौकियां हैं जिनको हम बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, जहां पे हमारे जवान दिन रात रह के सीमा की निगरानी करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ सीमा चौकी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में हमारी विभिन्न पोस्ट्स हैं, फॉरवर्ड पोस्ट्स हैं, जिनके चलते हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा का चप्पा चप्पा पे निगरानी रखते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान रेंजर्स पीछे चले गए थे, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी बहादुर जवान, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, पुरुष भी शामिल थे, वो उन फॉरवर्ड पोस्ट पे डटे रहे और 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया, उसके बाद से लेके
और जो आगे की घटना घटी जो आप सबकी जानकारी में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सभी जवानों ने सीमा के नजदीक डटकर अपने देश की सीमा की रक्षा करी है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो भारत का वर्चस्व है, जो डोमिनेशन है, उसको बरकरार रखने के लिए हमारी कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं जो कि तारबंदी से आगे हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फेंस से आगे हैं। हमारे बहादुर जवानों ने इस क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के दौरान भी उन पोस्टों को मैन किया, उसमें डटे रहे और दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इन पोस्ट्स में हमारी बहादुर महिला कर्मी भी तैनात रही हैं, जो आज इस ऑडिटोरियम में उपस्थित है। और हम चाहेंगे कि इस ब्रीफिंग के बाद मीडिया कर्मियों के साथ उनका प्रीएम्प्टिव हमने उनको स्ट्राइक किया, जिससे भारी नुकसान उनको हुआ, उनका मूवमेंट जो है स्कटल हुआ उस एरिया में। एंड जैसे हमने पहले से एक्सपेक्ट किया था, तो उनके कुछ पोस्टों ने बीएसएफ की बीओपीज पर काफ़ी हैवी फायरिंग उन्होंने शुरू कर दिया, जिसका रिटेलिएशन माकूल तरीके से दिया गया। वो ऑलरेडी प्लान था कौन सी पोस्ट में किस वेपन से हमने उसको साइलेंट करना है, इट वाज ऑलरेडी प्लान्ड। एंड बहुत अच्छा जवानों ने जो है उनका मुकाबला किया। मॉर्टर डेट्स का जो फायर बहुत स्किलफुल और बहुत स्टीक फायर था, जिसके कारण वो पोस्टों से भागते भी दिखाई गए, जैसे आपने वीडियो में देखा है। अपने पोस्ट छोड़ छोड़ कर भागने लग गए और जो मूवमेंट पूरा उनका स्कटल हुआ। और जो इनपुट्स हैं, काफ़ी उनके लोग हताहत हुए उस इलाके में, टेररिस्ट भी और उनके सपोर्टर्स भी, और कुछ आर्मी और रेंजर्स भी। So that is all about that, and rest is history. We have already briefed you on site about that. तो 8 तारीख की रात को जब ये घटनाक्रम को हमने अंजाम दिया, उसके बाद से दुश्मन के हौसले उस इलाके में पस्त हुए। अगले दिन 9 तारीख को पाकिस्तान के द्वारा सांबा का इलाका छोड़कर जम्मू के उत्तरी इलाके में, जो अखनूर के नजदीक पड़ता है, वहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अनप्रोवोक्ड क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को शुरू किया गया। और उसकी तैयारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने पहले से कर रखी थी। और 9 और 10 को भारी बमबारी बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान के बॉर्डर बेल्ट पे करी गई। इस दौरान हमने ये प्लानिंग कर रखी थी कि मौका मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो आतंकवादी लॉन्च पैड्स हैं, उन पे भी बीएसएफ के द्वारा हमला किया जाएगा। और इसी घटनाक्रम में 9 और 10 की रात को बीएसएफ के द्वारा लश्कर ए तौयबा के एक लॉन्च पैड, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, जिसका नाम लूनी है, जो महज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 3 किलोमीटर के फासले पे है, उस पे बीएसएफ के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत हमला किया गया। और इस घटनाक्रम के बारे में आपको और संक्षिप्त तौर पे अवगत कराने के लिए मैं अब अनुरोध करूंगा डीआईजी सेक्टर सुंदरबनी श्री वीरेंद्र दत्ता से कि वो आपको इस घटनाक्रम के बारे में बताएं। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि 8 तारीख को जो इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपना मूवमेंट हमारी तरफ बढ़ा दिया था। इसी संदर्भ में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, जहाँ पे कि बताया गया था कि 18 से 20 मिलिटेंट का लूनी में होने का न्यूज़ है। और वो उनका एक्सपेक्टेड ये था कि वो जो है क्रॉस बॉर्डर फायर का फ़ायदा उठाते हुए वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे, सो दैट बाद में जाके हिंटरलैंड के अंदर ये हमारी आर्म फोर्सेस के या हमारे कैंपसेस को ये टारगेट कर सकें। ऑलरेडी लूनी हम लोगों ने टारगेट कर रखा था, तो इमीडिएटली आईजी सर से गाइडेंस और डायरेक्शन के तहत ये पूरा प्लान किया गया, जहाँ पे कि हमने मोटर पोजीशंस को सिलेक्ट किया। बिकॉज इसमें हमने सरप्राइज एलिमेंट को मेंटेन करने का प्रयास किया, तो इसमें हमने एक नहीं कम से कम 4 मोटर पोजीशंस अलग अलग डायरेक्शन से किया, सो दैट एक पूरा का पूरा कन्फ्यूजन मेंटेन रहे। एट द सेम टाइम हमने जो है साइमल्टेनियसली जो है फायर असॉल्ट प्लान किया, ताकि जो है हम बाकी जो पोस्टें हैं उनको भी एंगेज कर सकें, ताकि वो किसी भी तरीके की मदद या हमारे ऊपर काउंटर अटैक ना कर सकें। तो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल प्लान ऑपरेशन था, जहाँ पे कि हमने 2 फेजेस में उसको
किया ताकि हम मैक्सिमम जो है उस पे कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट कर सकें, एंड वो हम अचीव भी कर पाए। एंड लूनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हुआ और उनको काफ़ी कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ उनको बनस्पत की जो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत हमने उनकी बीओपीज को एंगेज किया, उसके अंदर भी उनकी काफ़ी पोस्टें जो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुई, एंड इट वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। थैंक यू डीआईजी साहब। इसी के साथ साथ 9 और 10 की रात को जब आरसपुरा सेक्टर के इलाके में भी फायरिंग चल रही थी, जिसमें दोनों ही तरफ से पिच्ड बैटल्स लड़ी जा रही थी, तो बीएसएफ डटी रही और उस इलाके में भी एक पाकिस्तानी लॉन्च पैड मस्तपुर के बारे में हमें 7 मई से पहले कुछ इनपुट्स आए थे, तो बीएसएफ के द्वारा उस लॉन्च पैड को भी टारगेट किया गया और उस इलाके में जो हमारी कई बटालियंस के ऊपर फायर आया और किस प्रकार हमने पाकिस्तानी बॉर्डर एसेट्स को नुकसान पहुंचाया, उसके बारे में बताने के लिए मैं अनुरोध करूंगा डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर जम्मू श्री चित्रपाल से कि वो आप सबको ब्रीफ करें। जैसा कि आईजी सर ने बताया है कि 9 तारीख की शाम को मेरे जो सेक्टर आरएसपुरा में काउंटर पार्ट की तरफ से बहुत ही मतलब टारगेट किया गया पोस्टों को, तो उसमें तकरीबन 9:15 बजे हमारी एक पोस्ट काउंटर पार्ट ने फायर शुरू कर दिया। पहले उन्होंने फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से फायर किया, उसके बाद उन्होंने मोटर से फायर किया और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गाँव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो, क्योंकि ये अपना रेजिडेंशियल पूरा एरिया है और उसको हिट कर रहे थे। इसका हमारे जवानों ने बहुत ही मुस्तैदी से इसका जवाब दिया, फिटिंग उनको रिप्लाई दिया मोटर से और फ्लैट ट्रेजेक्ट्री वेपन से। सुबह 4:30 बजे करीब फायर थोड़ी सी उस समय कम हो गई थी और उस समय ड्रोन की एक्टिविटी उन्होंने बढ़ा दी और ड्रोन की जैसे एक्टिविटी बढ़ाई, फिर उन्होंने अकस्मात 5:15 बजे करीब दोबारा से उन्होंने सभी पोस्टों पे दोबारा फायर किया और हमारी एक बीओपी ने जो पोस्ट से थी हमारी मोटर पोजीशन, उन्होंने मस्तपुर जो काउंटर पार्ट के एरिया में एक लॉन्च पैड था उसको पूरी तरीके से उसको तबाह किया और बार बार ये उसकी खबरें आ रही थी कि ये लॉन्च पैड है, इससे वो अपने मिलिटेंटों को हमारे एरिया में भेजने की उससे कोशिश करता है, तो उसको हमने बिल्कुल तबाह किया और उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे दौड़ के और इंटरसेप्शन से लग रहा था कि उनको भारी इसमें फायरिंग में नुकसान हो रहा है। थैंक यू सर। धन्यवाद डीआईजी साहब। तो इस घटनाक्रम में साथियों, दुश्मन के द्वारा ना सिर्फ कन्वेंशनल वॉरफेयर बल्कि ड्रोन अटैक्स का भी इस्तेमाल किया गया। हम सब ने देखा कि किस प्रकार आसमान में दुश्मन के द्वारा ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिनको भारतीय सेना और वायुसेना के द्वारा विफल किया जा रहा था। लेकिन 10 तारीख की सुबह पाकिस्तान के द्वारा कुछ लो हाइट के ड्रोन्स भी भेजे गए और उन्होंने हमारी पोस्ट को टारगेट किया। बीएसएफ के बहादुर जवानों के द्वारा इन ड्रोन्स को एंगेज किया जा रहा था, लेकिन एक अनहोनी हुई जिसमें हमारे एक पोस्ट कमांडर बहादुर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज, उनके साथी कांस्टेबल दीपक और आर्मी के एक नायक सुनील कुमार, ये तीनों ही एक ड्रोन का जब मुकाबला कर रहे थे, उसको ध्वस्त कर रहे थे, तो ड्रोन के द्वारा पेलोड ड्रॉप किया गया और शेलिंग भी उस समय चल रही थी और उसमें ये तीनों हमारे सेनानी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन बीएसएफ ने हौसला नहीं हारा और उस पोस्ट में और उसके आसपास की पोस्ट में हमारे जवानों ने डटकर दुश्मन को जवाब दिया और उसी का ये परिणाम था कि पाकिस्तान में सियालकोट की इस बॉर्डर बेल्ट में दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा है। उनकी कम्युनिकेशन लाइंस को नुकसान पहुंचा है, उनके एडवांस सर्वेलेंस इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है, उनकी पोस्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है और जैसा हमने आपको बताया कि हमने उनके टेरर लॉन्च पैड्स को भी ध्वस्त किया है, जिसमें लूनी, मस्तपुर और चकबूरा
जो कि सांबा क्षेत्र के सामने है, ये प्रोमिनेंटली फिगर होते हैं। हमारे जो 2 बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी 2 सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी 1 सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में साथियों, बीएसएफ तो प्रथम पंक्ति पे मौजूद ही थी, और लेकिन हमें भारतीय सेना का भी पूरा सहयोग मिला। इसके साथ साथ बीएसएफ के द्वारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ भी समन्वय बना के रखा गया, और उसी का ये एक परिणाम है कि जम्मू की इस बॉर्डर बेल्ट में किसी भी प्रकार का सिविलियन नुकसान नहीं हुआ, सिविलियन एसेट्स डैमेज नहीं हुए, और हमारे भी सारे जो एसेट्स थे 7 तारीख की रात को, 8 तारीख की रात, 9 तारीख, 10 तारीख की रात को साथियों, और दिन में भी हमारे बॉर्डर पे जो एसेट्स हैं, जैसे कि बॉर्डर फ्लड लाइट्स, जिससे रात को हम पूरे बॉर्डर को चकाचौंध रखते हैं, हमारी हाई मास्ट लाइट्स, हमारी बॉर्डर फेंस, सीमा सिक्योरिटी के लिए जो फेंस लगी हुई है, जो कि एक तरीके से हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट की जान है, वो इंटैक्ट रही, और हमारे सर्वेलेंस इक्विपमेंट जो हमने हजारों की संख्या में पाकिस्तान की ओर लगा रखे हैं, वो भी सारे के सारे इंटैक्ट रहे। तो कुल मिला के साथियों, हमने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया है, और साथ में हमने अपने एसेट्स को भी बचाया है। इस पूरे प्रकरण में साथियों, बीएसएफ की महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हालांकि महिलाओं के पास ये ऑप्शन था कि वो अगर चाहती तो बॉर्डर आउटपोस्ट से रिलोकेट होके पीछे हेडक्वार्टर्स में आ सकती थी, लेकिन हमारी इन बहादुर महिलाओं ने इस बात को चुना कि वो आगे फॉरवर्ड ड्यूटी पोस्ट में रहकर, सीमा चौकियों में रहकर, अपने पुरुष कार्मिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आपदा का सामना करेंगे। और उसी का ये परिणाम रहा कि हमारी कुछ बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही, मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। इसके साथ साथ साथियों, जैसे मैं बता रहा था कि हमारे कुछ ऐसी पोस्ट भी हैं जो कि हमारी तारबंदी से आगे हैं, और वो आगे इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी हर एक प्रत्येक इंच की रक्षा करना चाहते हैं। तो ऐसी पोस्ट को कमांड कर रहे थे सभी हमारे असिस्टेंट कमांडेंट कुलदीप, जो कि यहाँ प्रेजेंट है, और अभी कुछ क्षणों के बाद ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने भी पोस्ट में आगे रहते हुए अपनी कंपनी को कमांड किया और दुश्मन के मंसूबों को विफल किया। साथियों, इस ऑपरेशन सिंदूर में जम्मू के इस इलाके में और एलसी और आईबी दोनों ही क्षेत्रों में बीएसएफ ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, और हमेशा बीएसएफ तत्पर रही है अपने देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, देश की अखंडता को बचाने के लिए और देश की सीमा की रक्षा करने के लिए। हमारी निगरानी अभी भी चौकस है, क्योंकि इस प्रकार के इनपुट्स हैं कि दुश्मन को जो भारी नुकसान पहुंचा है तो उसका बदला लेने के लिए वो फिर घुसपैठ या उसकी जैसी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जैसी किसी प्लान को वो अंजाम दे सकते हैं। तो बीएसएफ 24 घंटे दिन रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिल्कुल चुस्त है, और हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में, और विशेष तौर पे जब अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ अगले 3 जुलाई से होने वाला है, तो हर प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी भी प्रकार का घुसपैठ या कोई भी अप्रिय घटना ना हो। मैं
इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबने आज समय निकाला यहां आने का। काफ़ी समय से मैं भी चाह रहा था कि आप सबके साथ इंटरेक्शन करूं, तो अब अगर आपके कोई सवाल जवाब है तो हम उनको ज़रूर आंसर करना चाहेंगे। हम एक एक करके उन सवालों को ले सकते हैं। मैं डीआईजी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया इसको कोऑर्डिनेट करें। ठीक है, राइट साइड से प्लीज। सर, मेरा नाम अंकित है, मैं TV9 को रिप्रेजेंट करता हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि बीएसएफ ने किस तरीके से कार्रवाई की। मैं 2 सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आईजी सर आपसे एक स्पेसिफिक कितनी पोस्ट हमने पाकिस्तानी रेंजर्स की तबाह की। दूसरा डीआईजी सुंदरबनी से मैं पूछना चाहूँगा सर, सुंदरबनी के ठीक अपोजिट ऐसी रिपोर्ट्स है कि सुमानी एक इलाका आता है, वहाँ पे पाकिस्तान का एक लॉन्च पैड था जिसका नाम आईएसआई कॉम्प्लेक्स लॉन्च पैड कहा जाता है। इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा जाता है कि उसको भी तबाह किया गया। अगर आप बता सके इससे रिलेटेड। ठीक है, आपके पहले क्वेश्चन के जवाब कि हमने कितनी पोस्टों को ऊपर फायर किया है, हमारी कितनी पोस्टों ने फायर झेला है, तो हम बता दें कि 60 बीओपी हमारी जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर 60 बीओपी इन्होंने जो है बिल्कुल फायर को फेस किया है जितना भी एनिमी से आ रहा था, और 49 एफडीएल। इसके काउंटर में हमने भी जो है 76 बीओपी काउंटर पार्ट की और 42 एफडीएल में जो है काफ़ी तादाद में फायर गिराया है। इनको काफ़ी नुकसान हमने भी यहाँ से पहुँचाया है। सेकेंड क्वेश्चन क्योंकि सुंदरबनी आपने डीआई साहब से पूछा है तो डीआईजी सुंदरबनी उसको एड्रेस करेंगे। 9 तारीख को जैसे आपने बताया आईएसआई कॉम्प्लेक्स का, ये एक पुरानी पाक पोस्ट थी आईएसआई कॉम्प्लेक्स, जिसके बारे में माना जाता था कि ये पाक आर्मी द्वारा मेंटेन की जाती है और इसको आईएसआई ऑपरेट करता है अपने। इसमें अलग अलग तंजीमों के लोग आते थे। पहले काफ़ी एक्टिव था लॉन्च पैड। और जी हाँ, ये सही है कि 9 तारीख को हमने इसको ध्वस्त किया। हमारे पास हमने इसके आपको दिखाया भी है। आईएसआई कॉम्प्लेक्स को हमने जो है उस पर मोटर्स और आरएफ का फायर किया और इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। ये आईएसआई कॉम्प्लेक्स आज की तारीख में नहीं है, ना ही उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। सर पंकज शर्मा सर न्यूज़ हाँ, 24 से। सर पंकज सर न्यूज़ 24 से जी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर कितने आतंकी जो हैं जो लॉन्च पैड पे मौजूद थे जो तबाह आपने किए, कितने आतंकी मारे गए, कोई फिगर अगर आप शेयर करना चाहें, कितने रेंजर उनके मारे गए? क्या अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है जैसा आप कहते हैं, क्या अभी वहां पर ट्रेनिंग कैंप लॉन्च पैड दोबारा एक्टिव हुए हैं? क्या टेररिस्ट की मूवमेंट आप लोग देख रहे हैं? तो कितना फिगर अभी है उस पर अगर एक्टिव है तो? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है पंकज जी। ये जो असेसमेंट है ये बीएसएफ का भी एक अपना इंटेलिजेंस सेटअप है और इसके साथ साथ जो हमारे देश की जो रिप्यूटेड इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ हम लगातार समन्वय में हैं। और ये ज़रूर बात सामने आई कि जब बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान पे ये प्रहार किया जा रहा था तो इसमें पाकिस्तान ने अपने कई गांवों को खाली किया और वहाँ पे हर प्रकार की मूवमेंट रोक दी गई। एक तरीके से कर्फ्यू जैसी स्थिति उस तरफ उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने इम्पोज करी। तो ऐसे में सूचना का आदान प्रदान जो है वो चल रहा है और कुछ जानकारी हमारे पास आई है जिसको हम कंफर्म कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। तो आज के दिन मैं ऐसा कोई स्पष्ट आंकड़ा आपके सामने नहीं रखना चाहूँगा, परंतु हमारे पास ठोस सूचना आई है कि इन लॉन्च पैड्स पे उनका नुकसान हुआ है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आगे की उनकी क्या योजना है, तो देखिए इस मुल्क पे कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा और आने वाले समय में इस बात की आशंका ज़रूर है कि उनके द्वारा दोबारा से घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो उसके लिए, उस चुनौती से निपटने के लिए बीएसएफ सक्षम है और हम टेक्नोलॉजी फ्रंट पे भी बहुत आगे तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। अपने सर्वेलेंस सिस्टम्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं। हम ऐसे सिस्टम्स को भी लगा रहे हैं जिससे दुश्मन की या आतंकवादी अगर सीमा के नज़दीक भी आते हैं तो हमें उसकी जानकारी पहले से मिल जाए। तो इनके ऊपर प्रयास हमारा लगभग काफ़ी समय से चल रहा है और इसको हम अब स्पीड अप कर रहे हैं। Please. So Gursimran from Republic TV. My 2 questions will be with regards to first is that BSF has carried out preemptive strikes. We have seen retaliatory strikes taking place, but this was preemptive strikes.
and the Prime Minister has also said that Operation Sindoor is a new normal. So can we expect that on the international border, the BSF's new normal is the preemptive strikes? And the second question is that we have seen also that many of the forward posts are still occupied. There are inputs by the Pakistani army. So do you feel that they are also planning some kind of retaliation to what they have faced? Because on international border, Pakistan has been completely decimated. Thank you. Okay, so thank you, Mr. Gursimran. Your first question about the fact that I'm sorry, I lost track of the first one. It was that the preemptive strikes are new Preemptive strike, normal. right? Thank you for reminding me. So you see, BSF is always known as the first line of defense, and it has been the policy of our country not to, unnecessarily provoke someone or retaliate without any reason. When the Operation Sindoor began, and on 8th night when we witnessed some kind of a threatening movement towards the IB, it was decided that we would not allow them to succeed in their plans, and therefore this preemptive strike was undertaken by BSF. As of now, the two countries through their DGMOs have come to a ceasefire agreement. There is an understanding between the two nations, and we are adhering to that understanding. However, in case the BSF is fired upon or any of our civilian assets are targeted by the other side, we will definitely resort to retaliation, and retaliation in good measure. That addresses, I think, your first question. And your second question with respect to build up at the forward locations. So we are definitely keeping a close track of the activities on the other side. And as I said, we cannot and we have not let our guard down. We are maintaining the highest possible vigil at the border, and we are ready to face any situation that is posed to us by the other side. सर मेरा नाम रमन सैनी है और मैं इंडिया डेली न्यूज़ चैनल से हूं। मेरे दो सवाल हैं सर। एक तो हमने कई ऐसे वीडियो देखे कि जब बीएसएफ की तरफ से कार्रवाई हुई तो पाकिस्तानी रेंजर्स अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे थे, वो वीडियो जो है। एक तो उस इंसिडेंट्स के बारे में थोड़ा सा आप ब्रीफली अगर बता सके। दूसरा सर, अभी जिस तरीके से पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर अभी क्या इनपुट्स हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ कितने लॉन्च पैड जो हैं वो एक्टिव हैं और वहाँ पर किस तरीके की आतंकियों की तादाद जो है उसकी आप जानकारी कुछ शेयर कर पाए तो। ओके, तो आपके पहले सवाल के लिए मैं डीआईजी इंद्रेश्वर नगर मिस्टर मंड को कहूंगा, क्योंकि इनके इलाके का वो वीडियो था, तो आपको ये बताना चाहेंगे। Well, running away from their post, deserting their post, is not in the grain of a soldier. That indicates total degradation of his morale. But accurate and forceful retaliation by BSF to his challenge, and that sums up the way they deserted their post. Even after that, there were very little movement was observed in their post. That indicates that they deserted the post and they spent their nights outside. That's about it. शायद ऐसा था कि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बीएसएफ से इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस उनको देखने को मिलेगा। मे बी दे वर कॉट लेस प्रिपेयर्ड। आपका जो दूसरा सवाल था लॉन्च पैड्स के बारे में, मैं डीआईजी जी श्री विक्रम कंवर से अनुरोध करूंगा। रिगार्डिंग द इनपुट अबाउट द लॉन्चिंग पैड, आपको पता है कि दुश्मन भरोसे लायक नहीं है और दुश्मन की जो एक्टिविटी होती है उन चीज़ों को दोबारा रिस्टोर करता है। जितने भी इनके जो तंजीम हैं, जितने भी इनके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एकदम डिस्ट्रक्शन के बाद भी दोबारा ये अपने को रिऑर्ग करते हैं। तो हम ये कह सकें आने वाले टाइम में फिर इन्होंने दोबारा रिऑर्ग होना है और फिर कोई इस टाइप की एक्टिविटी करनी है, तो हमारी उन पर पैनी नज़र है। हमारी जो सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती रहती है हमको, और वो कोशिश हम यही करते हैं कि इनको जो है नोटिस में रखें और कोई ऐसा एक्शन पर, जैसे सर ने बताया प्रीएम्प्टिव एक्शन के लिए, उन चीज़ों के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है। Hello sir, I'm Tejshri from Times Now. You mentioned about destroying the terror launch pads in Luni particularly. They belong to Lashkar-e-Taiba. You also mentioned about they being launched and destroyed in 2 phases. So if you could please highlight that how they were destroyed in 2 phases, what was the movement over there, and what action did they take and how we retaliated. So as I said that this launch pad is situated about 3 kilometers from the international boundary, and for the last couple of months, starting from January, we were continuously getting inputs about a lot of activity taking place at Luni,
from various intelligence. From starting from January, we were continuously getting inputs about a lot of activity taking place at Luni from various intelligence sources, and therefore, as the build-up to Operation Sindoor was taking place, we decided to target some of these launch pads, and Luni being very close to the international boundary, and also being one which is situated by the Indian forces from 3 sides. So BSF was present on all 3 sides. It is essentially in the Chicken's Neck area, close to down south of Aknoor. And this was one launch pad which was, as I said, surrounded by BSF from 3 sides, and therefore very easy for us to take out. And a plan was put in place that in case the enemy opens fire in that sector, then we will definitely take out this launch pad. And that is what happened on the night of 9th and 10th of May. As my DIG had narrated, that this launch pad was targeted using our special weapon systems from many sides, multiple sides, and as a result of which the kind of intelligence reports that we've got from the agencies is that this launch pad has in fact inflicted heavy damage, and there are lots of casualties also that have been reported to us. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अजय है, मैं एबीपी न्यूज़ से हूं सर। मेरे 2 सवाल हैं सर। पहला सवाल